जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टेटमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम क्लास देखेंगे ये आपका लुसेंट का आधुनिक भारत होगा। जी, ये जो लुसेंट का बुक है ये आपका अपडेट वाला बुक है, जो कि पुराने बुक से बहुत ही डेटा इसमें अपडेट किया गया है। तो आज के क्लास के देखते हैं। प्लीज़ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले एंशिएंट भारत और मिडेवल भारत का जो वीडियो है अपलोड कर दिया गया है, तो पहले उसको जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज का क्लास को जो है शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर इसमें आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत देखेंगे तो आधुनिक भारत में सबसे पहले जो आता है ये आता है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। देखेंगे तो उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह के साथ जो है साथ दिया था। किसको? गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को साथ दिया था। अब देखेंगे तो मुगलों के स्वतंत्र होने के राज्य एवं संस्थापक देखेंगे तो अवध में जो था ये स्वतंत्र जो शासक था ये सादत खां के द्वारा अवध को जो है एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हैदराबाद चिलकरीन खान और निजामुल मुल्क आसफ जहाँ के द्वारा। वही रुहेलखंड देखेंगे तो वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां के द्वारा। बंगाल देखेंगे तो ये मुर्शिद खां के द्वारा। कर्नाटक सादुल्ला खां के द्वारा, और भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह के द्वारा स्थापना किया गया था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम जो देखेंगे ये आपका मीर मोहम्मद अमीन था। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें वन लाइनर, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को साहेब बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नामक बेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधुए जो था हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। यानी सैयद बंधु में दो बंधु थे, वो था हुसैन अली खां और दूसरा जो था अब्दुल्ला खां था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, और फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन लगातार आते रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना किया था। तुरानी सैनिक को हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अल्लू खां की जो है क्या कर दिया, हत्या कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिलकरीन खान ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया है, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। नहीं देखिए, ईरान फारस सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नहीं देखेंगे, नादिर को ईरानी का नेपोलियन कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये आप पढ़े होंगे एंशिएंट भारत में समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपये धनराशि और शाहजहां को बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौटा था। तख्ते ताउस मंगूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक ये मोहम्मद शाह था। तो ये क्वेश्चन यहाँ बार बार आता है। तख्ते ताउस पे जो मुगल वंश का सम्राट था वो अंतिम रूप से कौन बैठा था? ये मोहम्मद शाह बैठा था। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किसके काल में? शाह आलम द्वितीय काल में। कभी कभी सीक्वेंस में ये नाम दे देता है और बताता है इसको सीक्वेंस में बताने के लिए। तो पहले याद रखिएगा, बहादुर शाह का कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी था। जहांदार शाह का 1712 से 1713, फर्रुखसियार को 1713 से 1719, मोहम्मद शाह को 1719 से 1748, अहमद शाह को 1748 से 1754, वहीं आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806, वहीं अकबर द्वितीय का देखेंगे तो 1806 से 1837, और बहादुर शाह जफर का कार्यकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक था। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है पानीपत का तृतीय युद्ध
के बारे में, जो कि 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठा का हार हो गया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम देखेंगे तो ये था अहमद खां। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया। बहादुर शाह द्वितीय जफर जो था अंतिम मुगल सम्राट था और इसको ही जो है म्यांमार के रंगून भेज दिया गया था। जैसे देखेंगे 1857 में ईस्वी में क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर उसे रंगून भेज दिया गया। लाल किला में स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय में दिल्ली में रहते थे और इसी जो मशहूर शायर जो है मिर्जा गालिब इसी के समय में इसी के बारे में कहा जाता है 1857 के युद्ध के बारे में ये अपने आँख से देखे थे। हयादत बख्श खां बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आता है 40 नंबर चैप्टर, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन। तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। देख सकते हैं 1505 में जो है फारसी को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया। नेक्स्ट आता है 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वाइसराय बना। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था और इसके बारे में याद रखिएगा यदि पूछे जो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था तो वास्तविक संस्थापक भी आपका ये था अल्फांसो द अल्बुकर्क था। आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोची में जो है खोली थी। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियर हाउटमैन जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी सुमात्रा पर पहुंचा था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन कहा गया डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी जो है 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बना दिया। ये देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये हम देख लेते हैं। पहले जो है सबसे पहले कंपनी का स्थापना कैसे हुआ था तो ये क्रम आता है बार बार, तो याद रखिएगा। पहले पुर्तगालियों ने स्थापना किया था 1498 में। जो अंग्रेजी था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेविस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। तो ये जो है ना आपका ये कंपनी का स्थापना करने का क्रम है। लेकिन ये पूछता है यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्थापना हुआ था तो पुर्तगालियों कोचिंग में किया था और 1503 में किया था। डच का पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में 1605 में किया था। अंग्रेजी जो था ये आपका मुसलीपट्टनम में 1611 में, डेनिश जो था ट्रावनकोर यानी 1620 में, फ्रांसीसी जो किया था ये सूरत में और 1678 में ये अपना प्रथम फैक्ट्री को स्थापना किया था। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। डचों के द्वारा सबसे पहले वेतनभोगी रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज एवं डचों के मध्य बेदरा के युद्ध में हुआ था। ये क्वेश्चन आता है बेदरा का युद्ध कब हुआ था तो 1759 ईस्वी में और किसके किसके बीच में हुआ था तो ये हुआ था अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था जिसमें डच की हार हुई थी और अंग्रेज का विजय हुआ था। इसके बाद आता है 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रथम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदारी थे और पहला गवर्नर जो था ये था टॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट देखते हैं मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेजी कैप्टन हॉकिंस था जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है नोट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था इसका नाम था रेड ड्रैगन। तो ये याद रखिएगा, ये जहाज का नाम कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री खोलने का इजाज़त दे दिया। नेक्स्ट आता है नोट, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट दिया 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल जहांगीर के दरबार में भेजा था। वहां फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहाल फरमान यानी गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेजों सुल्तान को 500 पैगोडा वापस देकर जो है गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट आता है 1639 ईस्वी में अंग्रेजी फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा के मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया। इस कोठी के नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी का मुख्यालय बन गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई जो है उसे प्रदान किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पैगोडा के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया था। देखते हैं 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ दिया है, गेरनाल अंगेरियर सूरत जो है सूरत का प्रेसिडेंटी एवं बम्बई का गवर्नर के द्वारा ये बम्बई शहर का स्थापना किया गया था। तो बम्बई शहर की स्थापना के बारे में पूछ लेते हैं तो कौन होगा, गेराल्ड अंगेरियर। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट दिया हुआ है इसमें, बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गांव सुतानुती, कालीकट, गोविंदपुर का जमींदार 1200 रुपये भुगतान कर वापस प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहा गया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक के द्वारा रखा गया था। ये याद रखिएगा, जॉर्ज चारनॉक के द्वारा कलकत्ता का एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट आता है 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी ने निर्देश फ्रैंक्विस मार्टिन ने वालीकोडपुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। अब कर्नाटक के युद्ध के बारे में आता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध देखेंगे तो यह आपका 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से ये प्रभावित था और 1748 ईस्वी में हुए एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका समाप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है, जो प्रथम युद्ध का होने का कारण के क्या था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित था और 1748 ईस्वी में एला सापल की संधि हुई, जिससे इस युद्ध को जो है समाप्त किया गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध आता है। इसका कार्यकाल जो युद्ध का रहता है ये रहता है 1739 से 1754 तक
समय तक युद्ध होता है और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना गया। दूसरा संधि जो होता है ये होता है पोंडिचेरी की संधि और इसी युद्ध के जो इस संधि के द्वारा जनवरी 1755 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद होता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जिसका जो देखेंगे 1756 से 1763 तक ये युद्ध चलता है और इसके जो है 1756 में शुरू हुई एक सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। अब आते हैं 1760 में अंग्रेजों सेना के सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडी वेस्ट का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी को बुरी तरह से हार हुई थी और अंग्रेजी सेना का जीत हुआ था। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। 1763 ईस्वी में ही हुई पेरिस के संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में था। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे थे। नेक्स्ट आता है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे हुआ। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण, खेती के लिए जो अग्रिम कर्ज होता था, प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद जो था ये था शुजाउद्दीन, ये हुआ था। नेक्स्ट आता है 1740 ईस्वी। 1740 ईस्वी में देखेंगे 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी जो है इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ था। बंगाल के नवाब के क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले आया मुर्शिद कुली खां, शाह सिराजुद्दौला, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर और निजाम-उद-दौला, सैफ-उद-दौला और मुबारक-उद-दौला। तो ये सीरीज में कभी कभी क्वेश्चन सजाने के लिए आ जाता है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में शासक बंगाल के नवाब का नाम दे देता है सीरीज में। तो इसका एक बार क्रम देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी के त्रासदी नामक घटना हुई। इस घटना के रचयिता जो था वो कौन था? जेड हॉलबेक के अनुसार जो है नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजी व्यक्ति को एक कोठरी में बंद कर दी और अगले दिन 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचा था। तो ये इसका डेट पूछता है, कालकोठरी का डेट कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा 20 जून 1756। 20 जून 1756 में हुआ था और किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है प्लासी का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजी ने सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुए, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो गया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मादद के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मादान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। नेक्स्ट आता है क्लाइव के हाथों से कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर यानी मुगदलपुर स्थानांतरित किया था। नोट देखेंगे बंगाल की राजधानी क्रम में देखेंगे तो ये ढाका, मुर्शिदाबाद और फिर मुंगेर हो गया था। नेक्स्ट आता है बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के
बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों विजय हुई और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति जो था वो था हेक्टर मुनरो। एक तरफ जो था त्रिगुट सेना था और एक तरफ कौन था, अंग्रेज का जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था, जिसमें अंग्रेजी सेना का विजय प्राप्त होता है। अंग्रेजों को मैसूर से संबंध देखेंगे तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध दौरान हो गया। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। नेक्स्ट आता है 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, टीपू के द्वारा कौन सा क्लब का एस्टेब्लिश किया गया था, तो जैकोबिन क्लब के जो है स्थापना किया गया था। अब अंग्रेज के साथ में मैसूर का 4 युद्ध हुआ था, इसको देख लेते हैं। तो प्रथम जो हुआ था युद्ध अंग्रेज के साथ में, तो ये हुआ था 1767 से जो है 1769 के बीच में। द्वितीय जो हुआ था देखेंगे तो 1780 से 1784 के बीच में, और इसमें गवर्नर जनरल अंग्रेजी का जो था ये था आपका वारेन हेस्टिंग, और इसी युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हो गया था। तृतीय युद्ध देखेंगे, इसमें 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध का जो गवर्नर था ये था कॉर्नवालिस। वहीं चतुर्थ मैसूर युद्ध देखेंगे 1799 में हुआ था, इसमें लॉर्ड वेलेस्ली था। इस युद्ध में मराठा हैदर अली का निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना जो है मैसूर के खिलाफ लड़ी हुई थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है टीपू सुल्तान की राजसी झंडे पर शेर का तस्वीर होता था, तो ये याद देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है नोट में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाल ली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना पर जो है जीत प्राप्त किया था अंग्रेज के द्वारा। महत्वपूर्ण संधि हम देखेंगे तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो हुआ था यह आपका मद्रास के संधि हुआ था और 1769 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर का मंगलोर के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था जो कि 1784 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर देखेंगे तो श्रीरंगपट्टनम के संधि से हुआ था और 1792 में इसका संधि हुआ था। वहीं पूछते चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये आपका संधि तो नहीं हुआ था लेकिन इसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है युद्ध के क्षेत्र में जो कि 1799 में होता है, तो ये याद रखिएगा। सिख एवं अंग्रेज के बीच में देखेंगे तो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है जो कि प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहला हैं। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक का आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने जो है अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंथ लंगर स्थापित किया। नेक्स्ट आता है संगत एवं पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर जो फिलहाल पाकिस्तान में है वहां उसकी मृत्यु हो जाता है। गुरु अंगद 1539 से 52 सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रभावी नाम जो था ये था लाहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है सबसे पहले गुरु अंगद ने ही किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास यानी 1552 से 1534 में रहे थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलन किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाला जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानु को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास 1774 से 1781 सिख के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जो भूमि है वो दान में दिया। गुरु अमरदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर
नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। अब आता है गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें सिख गुरु होते हैं। उसका कार्यकाल 1581 से 1606 होता है। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इनमें गुरु नानक की प्रेरणा, प्रार्थनाएं और गीत का संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास रचनाओं का भी संकलित किया गया है। गुरु अर्जुन देव अमृतसर में जो है मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन देव को मरवा दिया था। सिख के छठे गुरु जो आता है वो आता है गुरु हरगोविंद, जिसका कार्यकाल देखेंगे तो या जो रहता है 1606 से 1645 ईस्वी तक। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन के रूप में दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। एक तलवार में नगारा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर के जो है किले बंदी की थी। सिखों के 7वें गुरु जो आए ये आए गुरु हर राय, जो कि 1645 से 1661 तक गद्दी पर बैठे। इन्होंने द्वारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया जाता था। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन हुए। इनका जो गद्दी था वो था 1661 से 1664। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। तो ये याद रखिएगा, गुरु हरकिशन को चेचक बीमारी से मृत्यु हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर हुए, जो कि 1664 से 1675 तक गद्दी पर बैठे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है, जो 1675 से 1707 ईस्वी तक हैं। इनका जन्म 1666 ईस्वी में आपका पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदारों वजीर खां ने दीवार में जो है चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुबानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। उसके बाद आता है बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भरद्वाज राजपूत थे। बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का तथा इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के भी चलवाया। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। शाहदरा कलगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत का घाट उतार दिया था। देखते हैं बंदा की मृत्यु के बाद सिख के कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया था। दल खालसा
जो दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिस्ल कहा जाता है। मिस्ल अरबी शब्द भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह का जन्म जो है गुजरवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचर्या मिस्र के मुखिया महान सिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिस्र में सुकरचर्या मिस्र का प्रमुख स्थान दिला दिया था। निशादा 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर का जो है संधि हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। नेक्स्ट आता है रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बट गया था, पेशावर, कश्मीर और मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीउद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का रहा है अंग्रेज एवं सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1886 ईस्वी को हुआ था। वहीं देखेंगे भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजों सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानावाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिख एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख जो है वह बुरी तरह से पराजित हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे तो ये कह रहा है लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज का प्रसिद्ध जो हीरा था कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो पहला आता है बंगाल के गवर्नर। पहला गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव, जिसका कार्यकाल 1757 से 60 ईस्वी एवं पुनः ये दोबारा भी बना है 1765 से 67 ईस्वी तक। इसने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की नींव रखी थी, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी ये था नवाब के हाथ में। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसका देखेंगे, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए रजा सिताब राय की नियुक्त किया था। अन्य गवर्नर में देखेंगे तो ये था बारेलास्ट, जो कि 1767 से 69 तक था। कार्टियर देखेंगे तो 69 से 72 तक और वारेन हेस्टिंग जो आया वो 1772 से 74 तक आया था। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो बना था वारेन हेस्टिंग, जिसका कार्यकाल 1774 से 85 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। बंगाल का गवर्नर
एवं कंपनी के गवर्नर जनरल भी आगे चलकर ये बन जाता है। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो रहा है 1774 से 85 ईस्वी तक, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर ये जो है कलकत्ता कर दिया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतों सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षक होती थी, वहीं नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होते थे। जिला फौजदारी अदालत में एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल और सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य अन्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत ने नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करती थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। नेक्स्ट देखेंगे, दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात जो है हिंदू के संबंध में हिंदू कानून और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमे में पुलिस कानून लागू किया जाता था। नेक्स्ट है 72, मतलब 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करके तथा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत का शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दे दिया। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। नेक्स्ट आता है, हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसके संरक्षण नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षण नियुक्त किया गया था। वहीं आता है नेक्स्ट, 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेनेटिक लॉ के नाम से हुआ था। 1789 के अभिज्ञान शकुंतल नामक नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। विलियम विलिंकिंस ने 1785 में भागवत गीता को जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट आता है, वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का स्थापना किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय तथा सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापना किया। नोट देखेंगे, 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किए थे। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन जो है बंद कर दी थी। इसके समय में ही 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑक्सटन हिकी के द्वारा किया गया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था तथा कलकत्ता से बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष इस पे सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश जो था एलिजा इम्पे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। और इसमें देखिए 3 सदस्य था, एक तो मुख्य न्यायाधीश था एलिजा एमपी और दूसरा और तीसरा जो था, एक का नाम था लिनेस्टर और दूसरा का नाम था चेस्टर। तो ये 2 अतिरिक्त इसमें जो था न्यायाधीश था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1780 से 1784 वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सालबाई की संधि जो कि 1700
82 में एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो ये याद रखिएगा, जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो पहला संधि सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था और दूसरा जो संधि था ये मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। अब से आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था। वारन हेस्टिंग के ही समय में इसको पारित भी किया गया था। इसी काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो था वो था दुर्लभ राय का पुत्र राज बल्लभ था। तो ये प्रथम भारतीय था इस पद को प्राप्त करने वाला। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरुद्ध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा उस पर महाभियोग चलाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोप से मुक्त कर दिया गया। अब नोट दिया हुआ है 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तेदार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनों को कागज की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जो हुआ था जेम्स ग्रांट की। नेक्स्ट आता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सर जॉन मैक फ्रांस का कार्यकाल आया था 1785 से 1786। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो आता है ये आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कार्यकाल 1786 से 1793 और लास्ट में जो एक बार फिर 1805 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट देखते हैं। इसके समय में जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीश की युक्त जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालत, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया था। कॉर्नवालिस ने ही 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में ही एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। पुलिस कर्मचारी के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध भी लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की जो है स्थापना कर एक दरोगा का जो है इसका इंचार्ज बनाया गया था। इसी के समय किसी समय में देखिए, अभी हम जो भी बता रहे हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बता रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। भारतीय के लिए सेना के में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर के जो है ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। नहीं देखते हैं। इसमें 1793 में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की, जिसमें तहत जमींदार को भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा 10% यानी 1/11वां भाग अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास या उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इसमें जमींदारी भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्था में रैयतवारी और एक महलवारी व्यवस्था आता है। पहला देखते हैं रैयतवारी व्यवस्था। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवारी व्यवस्था कहा गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत 51% भूभाग पर 1792 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लगाया गया था। 1820 ईस्वी में ही व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुंडो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। अब इस विशेषता का जो है कुछ विशेषता दिया हुआ इस व्यवस्था का, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला दिया है सरकार और किसानों के बीच बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि एवं स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का
विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकता था। तीसरा देखेंगे तो लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। चौथा जो है लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। और पांचवा देखेंगे तो राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। दूसरा जो आता है महलवाड़ी व्यवस्था। महल शब्द का तात्पर्य होता है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीर के मुखिया लंबरदार को राजस्व वसूलने का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में ही यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुए थे। 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपनी सबसे अच्छी रूप में सामने आई थी। प्रारंभ में इस व्यवस्था के लगान का जो है 2/3 भाग था, बाद में इसे घटाकर 1/2 भाग यानी 50% भूभाग पर कर दिया गया था। अब देखिए भूराज संग्रह करने की विधि और कितने क्षेत्रफल पर होता था ये दिया है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में। तो क्षेत्रफल देखेंगे तो जमींदारी में ये 19% क्षेत्रफल था, रैयतवारी में 50% और महलवारी में 30% क्षेत्रफल था। अब पक्ष देखेंगे तो पक्ष में इसमें जमींदार होता था और रैयतवारी में किसान यहाँ का होता था और महलवारी में मुखिया या लंबदार होता था। योजनाकार जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर्स के द्वारा जमींदारी व्यवस्था का योजना किया गया था। रीड और टॉमस मुनरो रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था है ये आपका हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद आता है सर जॉन सोर, जिसका कार्यकाल होता है 1793 से 98। इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल में नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। इसके बाद जो आता है लॉर्ड बेलेजली, जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी रहता है। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली के पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर जो है डुप्ले के द्वारा भी किया गया था और डुप्ले को ही सहायक संधि का जनक कहा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सहायक संधि करने वाले राज्यों में सबसे पहले आता है हैदराबाद जो कि 1798 में किया था। उसके बाद मैसूर जो कि 1799 में, तंजौर ये 1799 लेकिन ये अक्टूबर में किया था, तो पहले किया था मैसूर फिर किया था तंजौर, ये चीज़ याद रखिएगा। अवध जो है ये 1801 में, पेशवा जो है दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। लेकिन इसमें देखिए सीक्वेंस से कुछ याद रखिएगा, जैसे एक हो गया हैदराबाद, दूसरा हो गया मैसूर, तीसरा हो गया तंजौर और चौथा हो गया अवध, पांचवा हो गया पेशवा, छठा सिंधिया। तो ये याद रखिएगा। इस ऐसे करके याद रखिएगा ना तो सीरीज में याद हो जाएगा और कभी कभी सीरीज में ये क्वेश्चन बनता है। इंदौर के होलकर की सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा जो शासक या कौन सा जो सहायक संधि का जो एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इंदौर के जो होलकर शासक था ये आपका सहायक संधि जो है इसको स्वीकार नहीं किया था। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही मारा गया जो कि 1799 में से बता चुके हैं। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्याओं की तरह मानते हुए दंड का प्रावधान किया गया था। इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता था। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेवरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासनिक अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। निष्कर्ष यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था।
याद रखिएगा, स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसका मृत्यु हो गया। और इसके बाद आता है सर जॉर्ज वारले, जो कि 1805 से 1807 ईस्वी तक रहता है। 1806 ईस्वी में बेलोर में हुए सिपाही विद्रोह इसके काल का महत्वपूर्ण घटना है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो कि 1807 से 1813 तक रहता है। इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुआ था, और मध्यस्थता जो करवाया था वो करवाया था चार्ल्स मेटकफ के बीच। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ था। चार्टर एक्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे, जो इसमें चाय चीनी का व्यापार जो है छोड़कर साफ भी बेकार दे देता है, इस पे शिक्षा पे भी खर्च करता है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक रहता है। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई थी। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध को अंत किया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, संगोली की संधि जो हुआ था ये हुआ था 1816 को और मार्च में हुआ था। इसके समय में ही पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता में वसील मोहम्मद, चीतू एवं करीम खान थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, अतः प्रेस के मार्गदर्शक के नियम भी बनाए। इसी समय में 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट का या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। अब इसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड एमहस्टम। लॉर्ड एमहस्टम तो ये आता है 1823 से 1828 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो कि 1824 से 1826 ईस्वी तक लड़ा गया था। 1826 में ही बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में यांडवू की संधि हुई थी। यांडवू की संधि याद रखेगा 1826 में हुआ था, और बर्मा एवं अंग्रेज के बीच में, जिसे हम जो फिलहाल में म्यांमार कहते हैं। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। इसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक रहता है। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बेल्लौरी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 ईस्वी में ही चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना ये बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था ये याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग बना था बंगाल का, लेकिन ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यदि पूछ ले तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। इम्पोर्टेंट याद यह है नोट, अकबर और मराठा पेशवा ने भी सती प्रथा पर रोक लगाया था। वो बताए थे जो अकबर के मुगल काल में सती प्रथा पर सबसे पहले अकबर के द्वारा ही रोक लगाया गया था। नेक्स्ट है बेंटिक ने कर्नल सलीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं सन 1835 में बेंटिक के कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना पड़ा। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुरु के मध्य कचेर को हड़प लिया था। इसने भारतीय को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलता था। इसके समय में कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा।
इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद आता है चार्ल्स मेकअप। ये आपको 1835 से 1836 तक यानी 1 साल तक ही रहता है। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसीलिए इसे भारत प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1836 से 1842 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो कि 1839 से 42 तक हुआ था। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता में दिल्ली में ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था, और ये रोड जो है जो किसके कराया था, अफगान शासक शेरशाह सूरी के द्वारा इस रोड का निर्माण किया गया था, इसीलिए इसे शेरशाह मार्ग भी कहा जाता था। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने दे दी थी। नेक्स्ट है लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो का कालकाल जो है 1842 से 1844। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था किसमें, लॉर्ड एलिनबरो के काल में ही। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध पिजाई के विषय पर नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था, जो कि 1843 में और एक्ट 5 के द्वारा खत्म किया गया था। एलनबरो के काल में ही दास प्रथा को। रविवार की छुट्टी की शुरुआत सबसे पहले एलनबरो के ही काल में 1843 में किया गया था। उसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड हार्डिंग। यह आता है 1844 से 1848 का कार्यकाल रहता है। इसके काल ही की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1846 ईस्वी तक चला था। इसमें अंग्रेज का विजय हुआ था। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए, दास प्रथा पर एलनबरो और नरबली प्रथा आ जाएगा तो इस पर लगाया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम रामनगर का युद्ध, जो कि 16 नवंबर से 1848 ईस्वी निर्णीत था। दूसरा देखेंगे चिलियावाला का युद्ध, जो कि 13 जनवरी 1849, ये भी अनिर्णीत था। और तीसरा युद्ध जो हुआ ये गुजरात चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ था, जिसमें सिख जो है वो बुरी तरह से पराजित हो गया था। उसके बाद आता है द्वितीय आंग बर्मा युद्ध, जो कि 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पिंगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इमाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीर को पता करके उसे छीनना था। नेक्स्ट देखते हैं, डलहौजी का शासन काल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस निधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। सर्वप्रथम सतारा, जो कि 1848 में, उसके बाद जैतपुर आया था जो बुंदेलखंड में है, और संभलपुर उड़ीसा में है जो कि 1849 में, बाघात, उसके बाद आता है उदयपुर, उसके बाद आता है झांसी, उसके बाद आता है नागपुर। तो ये भी सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है। जो पहले किसको किया गया था, तो पहले सतारा को किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा जो है ये किसको किया गया था, जैतपुर को किया गया था। तीसरा कौन है, संभलपुर है। चौथा कौन आ गया, बाघात आ गया। पांचवा क्या हो गया, ये आ गया आपका उदयपुर। उसके बाद आता है झांसी। तो इस तरह से ये ट्रिक दे देता है कभी कभी, जो सबसे पहले किसको किया गया था, सबसे बाद में किसको, तो इसको याद रखिएगा। ये इससे ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन जो आता है वो कहता है 1856 ईस्वी में अवध के कुशासन पर आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब जो था वो कौन था, वाजिद अली शाह था। नोट दिया 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का स्थापना सादत खां के द्वारा किया गया था। 1856 में इसने तोपखाने का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल प्रमुख
नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कॉलिन के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षक निदेशक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आता है डलहौजी को भारत में रेलवे का जन्मदाता माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली 16 अप्रैल 1853 को जो है बम्बई से थाने के बीच यानी 34 किलोमीटर का दूरी था पर रेल चलाया गया था। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। इसके पृथक रूप से भारत की पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो है स्थापना किया गया था। इसने सन 1854 में ही एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया गया था। इसी के समय में 1853 में जो है कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली का संचालन तार सेवा का शुरू किया गया था। इसने ही शिमला को ग्रीष्मकालिक राजधानी बनाया था। ये सब सारे चीज़ हम किसके बारे में कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो यह चीज़ याद रखिएगा। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 में ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र का सीमा जो है 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। नोट देखते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा का जो है सफलता प्राप्त किया था और 1922 में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। अब इसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड कैनिन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लॉर्ड कैनिन के बारे में, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी है। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय बने थे। इसके समय में ही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। कैनिन के समय में ही 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नोट देखेंगे, 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें जो है 1875 में इलाहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, कैनिन के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम जो है 15 द्वारा विधवा को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में कैनिन समय में महालेख परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया था तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई थी। नेक्स्ट दिया है व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को भी समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। इसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड एलिंगन, जिसका कार्यकाल देखेंगे 1862 से 1863 ईस्वी रहता है। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है लॉर्ड लॉरेंस, जिसका कार्यकाल 1864 से 1869 रहता है।
1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य का आक्रमण किया था। भूटान के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था। कब? 1865 में। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 1869 में भीषण अकाल पड़ा था। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे तो सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है लॉर्ड मेयो, जिसका कार्यकाल 1869 से 1872 रहता है। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। इसने सन 1872 ईस्वी में ही एक कृषि विभाग का भी स्थापना किया। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ था। एक अफगान शेर अली अफरीदी जो है ने 8 फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दिया। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिसका कार्यकाल 1872 से 1876 है। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसके बड़ोदरा में मल्हाराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध जो है कुका आंदोलन इसी के समय में हुआ था। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापारिक मार्ग जो है ये जो है कम हो गया था। लेट देखते हैं लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से 1880 ईस्वी, यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसे ओवन मैरीडिथ नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में ही बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ गया था। अब आता है लिटन ने रिचर्ड स्टीची की अध्यक्षता में 1878 में देखेंगे एक अकाल आयोग का जो अकाल आयोग की नियुक्ति किया था। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मान करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट आता है मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। विशेषकर राष्ट्रवादी समाजवाद पत्र जो है सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए ये कानून आया था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उस प्रिंट प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। नोट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर पे जो ये एक याद रखिएगा, पायनियर अखबार जो है ये वर्नाकुलर प्रेस जो 1878 में आया था उसको ये समर्थन किया था। कौन? पायनियर जो अखबार है। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। ये सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लिटन के बारे में, लॉर्ड लिटन के बारे में। ठीक है, इसके नोट इंपोर्टेंट दिया है यहाँ पे। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु सीमा घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष किया गया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था। अब इसके बाद जो आता है लिपन के बाद वो आता है लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी है। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करने हुए सन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधा दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को दी गई थी।
नेक्स्ट देखते हैं, इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है और 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष जो इससे पहले लॉर्ड रिपन आया था इसके द्वारा कर दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, जिसे 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया गया था। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद एवं राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन आता है जो किस किस को 1881 के जो लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना हुआ था इसमें किस किस को नहीं जोड़ा गया था, तो हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया था। और 72 में कौन थे शासक, तो ये आया था लिट्टन के समय में। तो ये याद रखिएगा, लिट्टन के समय में आया था। और इसके बाद लॉर्ड लिट्टन है। 72 में लॉर्ड मेयो था, ये याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के काम में आया था। और नेक्स्ट आता है, रिपन के द्वारा सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 17 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह एक चाय, कॉफ़ी, नील के खेती पर लागू नहीं था, जो आया था 1881 में। आगे पढ़ेंगे, दो और जो है कारखाना अधिनियम आया, 3 कारखाना अधिनियम आया था। तो इसमें पहला जो आया था वो बालक को ध्यान में रखते हुए आया था, जो कि 1881 में आया था। रिपन के समय में ही शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की गठन किया गया था। 2 फरवरी 1883 के यूरोपियन के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया है। तो ये याद रखिएगा, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसको दिया है, लॉर्ड रिपन को। इसे सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता है और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से 1888 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में तृतीय अंग बर्मा युद्ध हुआ था, जो 1885 से 1858 में हुआ था और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेज राज में मिला लिया गया था। इसी समय बंगाल टेंडेंसी एक्ट, अवध टेंडेंसी एक्ट, पंजाब टेंडेंसी एक्ट पारित हुआ था। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी ये था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.यू. हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ के थे, ये बताया जाता है जो पक्षी विशेषज्ञ थे और उस समय ये जो था शिमला में रहते थे, ठीक है, ए.यू. हुम। अब आता है लॉर्ड लैंसडाउन, जिसका कार्यकाल 1888 से 1894 से है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा ड्रोन रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ था। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को जो है 11 घंटे प्रतिदिन के से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया और साथ ही सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। देखिए, इससे पहले हम क्या पढ़े थे, पहला जो आया था वो आया था 1881 में, जिसमें बच्चे को सेव किया गया था। दूसरा आया था 1891 में, इसमें जो है महिला को सेव किया गया है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आता है लॉर्ड एलिंगन द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1894 से 1899 में रहता है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन लॉर्ड एलिंगन द्वितीय का था। 1895 से 98 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयानक अकाल पड़ा था। अब एलिंगन द्वितीय के बाद आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल देखेंगे तो 1899 से 1905 ईस्वी है। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंडन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत में कानूनी रूप से मुद्रा को घोषित कर दिया गया था। शासन की कार्यदक्षता
के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बना दिया। कर्जन ने सन 1901 में जो है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग और 1902 में ही सर एंड्रूज फेरियस की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था। तो ये कर्जन के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य है, इसको एक बार और देख लेते हैं। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम जो है 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। अब देखेंगे तो नेक्स्ट आता है, कर्जन के समय में ही 1904 में सरकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा जो सरकारी समिति की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई थी। इसने कृषि बैंक भी खुलवाया। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किया था। ये सब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके समय में ही 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई थी। कर्जन के समय की पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एवं पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के समय में ही किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करने सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया था। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना किया गया था। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दिया। अब 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया था। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा जो था ये असम प्रांत, जो कि दूसरी पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका बनाया गया और पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये ब्लूमफील्ड फुलर को, जबकि पश्चिमी बंगाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1905 का जो विभाजन हुआ था, ये 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया गया वो शिमला में किया गया था, ठीक है। लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट यानी लागू किया गया था ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर को पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र दे दिया। अब इसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी है। इसके समय में ही आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसके शासनकाल में ही 1907 में आंग एवं रूसी प्रतिमंडलों के बीच बैठक हुई थी। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट जो आया था ये 1908 में इसको पारित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य के रूप में
PSP सिन्हा को नियुक्त किया गया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि 1910 से 1916 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में ब्रिटिश के राजा जॉर्ज प्रथम भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। तो ये बार बार आता है बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा, फिरोज शाह मेहता के द्वारा, और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप जो है इसका प्रकाशन किया गया था। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 ईस्वी तक रहता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ भी इसमें समझौता हुआ था। 1916 में जो है पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसके काल में ही 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का जो है गठन किया गया था। 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। इसी के काल में 1919 का रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के काल में ही 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी समय में प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट आता है तृतीय अफगान युद्ध, इसी के समय में हुआ। अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय MM राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन किया। इसके बाद जो आता है लॉर्ड रीडिंग आता है, जिसका कार्यकाल 1921 से 1926 रहता है। 1921 में मोपला विद्रोह सबसे पहले इसके काल में हुआ था। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इसी दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरा चौरा कांड जो है चौरा चौरी कांड, ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई और 1922 में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट आता है 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की और 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाज राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट आता है लॉर्ड इरविन, जो कि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है यह आपका 1926 से 1931 तक। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया था। लाहौर जेल के जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। वह भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल के कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किए जाने वाले भेदभाव था। नेक्स्ट आता है 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में
प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट आता है 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्थगित कर दिया गया। वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति जो थे ये आपका लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस भवन का वास्तुकार सर एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर था। ये जो लिया गया है ना वर्ड, ये लिया गया है द गजेटर ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट आता है लॉर्ड वेलिंगटन, जिसका कार्यकाल 1931 से 1936 रहता है। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक जो है 1931 के तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी जी ने किए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू कर दिया। ये पूछा जाता है गांधी जी जो है सो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे तो कौन सी जहाज़ से गए थे, तो इसका नाम याद रखिएगा SS राजपुताना जहाज नाम था उसका। नेक्स्ट है 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड के विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधि देने को कहा गया और दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ, प्रायः पूना समझौता कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था किया गया, जिसमें दलित वर्गों के साधारण वर्गों की ही सीट के आरक्षण किया गया। पूना समझौता जो हुआ था यह आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ गया था। नेक्स्ट जो आता है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इसके बाद देखेंगे तो आता है बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 BC समय में पारित हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस में बॉम्बे अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो आता है लॉर्ड लिलिनलिथगो, जिसका कार्यकाल 1936 से 1943 ईस्वी था। इसके समय में पहली बार चुनाव कराया गया और कांग्रेस के 11 में से 8 प्रांत बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, यानी यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनाई थी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय से पूछे भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाए, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट आता है 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव के प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुजमा ने उसका जो है समर्थन किया था। तो याद रखिएगा 1940 में जो है पाकिस्तान की पहली मांग किया गया था और ये सारा लॉर्ड लिथगो के समय में हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। देखिए ये 3 आता है, एक आता है अगस्त प्रस्ताव, दूसरा आता है अगस्त घोषणा और तीसरा आता है अगस्त संकल्प। तो अगस्त संकल्प जो है ना ये लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था ये लॉर्ड लिथगो के द्वारा। एक आता है अगस्त एक घोषणा आता है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एवं मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे।
नेक्स्ट आता है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947 तक। वायसराय बेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्य चयन वह स्वयं करेंगे। मुस्लिम लीग का यह अरियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा, अतः बेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा कर दी। उसके बाद आता है 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाया गया था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र 91.3% मत मिले हैं। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी थी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिंग लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर था। नेक्स्ट है 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुत्व सत्ता भारतीयों को हाथ में दे दिया जाएगा। इसके बाद जो शासन आता है, उसके बाद जो गवर्नर जनरल आता है वो आता है लॉर्ड माउंटबेटन। ये मार्च 1947 से जून 1948 तक रहता है। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषणा हुआ। इसमें भारतीय विभाजन शामिल था। नेक्स्ट आता है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। नोट: स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। यदि भारतीय में पूछ लेगा तो ये होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जबकि ऐसे पूछेगा तो ये होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट चैप्टर आता है अंग्रेज शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। अब विद्रोह के बारे में जो चैप्टर आता है इसको पढ़ लेते हैं। इधर दिया है जो आंदोलन और विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेता और ये समय। तो समय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि ये तीनों जो देख लेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और नेतृत्व था केना सरकार और द्विज नारायण, और का इसका जो हुआ था ये 1760 से 800 ईस्वी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। मजनून शाह व चिराग अली था, ये 76 से 1776 1777 के बीच चला था। रंगपुर विद्रोह रंगपुर एवं दिनाजपुर बंगाल में हुआ था और धीरज नारायण इसका जो था समर्थक था और 1783 में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह जो है ये झारखंड के प्रथम जनजाति विद्रोह है। संथाल परागण में हुआ था झारखंड में। और रमना अहरी जगन्नाथ देव महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ये इसका जो था नेतृत्व करता था। नेक्स्ट देखेंगे चुआर विद्रोह जंगल आंदोलन था। बंकुरा महल धालपुर मानभून मिदनापुर ये बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पे हुआ था। इसका नेतृत्व करता जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह और कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि इसकी नेतृत्व करता थी। अब आता है चेरो विद्रोह झारखंड पलामू हुआ था, भूषण सिंह और ये 1800 में हुआ था। पालीगरा का विद्रोह तमिलनाडु,
वीर पी कट्टा वामना हुआ था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बेलाटपी विद्रोह ये त्रावणकोर में हुआ था। और मेलुथाम्पी इसका जो नेतृत्व करता था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट, सेवरम जो था इसका नेतृत्व करता। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, चित्तौड़ सिंह इसका नेतृत्व करता। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था और टीपू इसका नेतृत्व करता था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था और गोमधर कुंवर जो था ये इसका नेतृत्व करता था। वहाबी आंदोलन बिहार पटना के क्षेत्र में हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। सैयद अहमद और तूती मीर इसका नेतृत्व करता था और ये इसका डेट इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा, 1831 में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था झारखंड में और बुद्धू भगत इसका नेतृत्व करता था। ये 1831 से 32 में हुआ था, इसका भी डेट याद रखिएगा। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण का हंगामा जो होता है ये वहाँ हुआ था और झारखंड रांची के क्षेत्र में जंगमहल में हुआ था। गंगा नारायण सिंह जो था इसका नेतृत्व करता था। खांसी विद्रोह असम में हुआ था, तीरथ सिंह इसका नेतृत्व किया था और 1833 में हुआ था। निष्ठाकंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, चक्र बिसोई इसका नेतृत्व करता था 1837 में। फरायजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, शरीयतुल्लाह टुटू मियाँ जो था इसका नेतृत्व करता था। नील विद्रोह बंगाल क्षेत्र और बिहार क्षेत्र में हुआ था, तीरथ सिंह इसका नेतृत्व करता था। संताल विद्रोह पूछ लेता है, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। सिंधु कानू इसका नेतृत्व करता था। ये 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। ये पूछा जाता है 1857 से जस्ट पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ये संताल आंदोलन हुआ था। उसके बाद आता है मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करता था। 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। पाइका विद्रोह उड़ीसा में, बक्सी जगबंधु और ये 1817 में। नील आंदोलन बंगाल में, दिगंबर 1859 में। पावना विद्रोह पावना बंगाल में, ईश्वर चंद्र राय एवं शंभूपाल इसका नेतृत्व करता 1873 में हुआ था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में और नेतृत्वहीन था ये। मोपला विद्रोह मालाबार केलर में, अली मुसलियार इसका नेतृत्व करता था। कूका आंदोलन पंजाब के क्षेत्र में, भगत जवाहर मल इसका नेतृत्व करता था। अब जो आता है वो आता है रंगपो विद्रोह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। सीताराम राजू 1869 ईस्वी में हुआ था। ताना भगत आंदोलन बिहार के क्षेत्र में, जतरा भगत था और 1934 में हुआ था, 14 में हुआ था इसका। तेभागा आंदोलन बंगाल, कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह 1946 में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था, नेतृत्वहीन था ये और 1946 में हुआ गया था। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। तिलक मांझी ने भागलपुर में प्रथम कलेक्टर अगस्टन क्लेवेलेटन को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। तिलक मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। नेक्स्ट देखते हैं, भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र जो दामन एको के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथाल को उत्सर्गित करने का जो कार्य भागनाडी गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिंधु, कान्हू, चांद और भैरवी ने किया था। सिंधु ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक स्थान में अत्याचार दरोगा महेश लाल की हत्या से हुई थी। नोट है, अहोम लोग द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां जो कहलाती है बुरंजी कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, आता है बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के तामड़ा के निकट उली हातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंद आदिवासी के बीच मारियाम प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आता है
जो 57 ईस्वी का महान क्रांति। 1856 में अंग्रेजों के पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्माण किया गया। उसके लिए जो कारतूस बनाया गया उन्हें राइफल ने भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में जो है गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। नेक्स्ट देखते हैं 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय के चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। उसने लेफ्टिनेंट बाग और जो हुरूस था मेजर हुरूस की गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप से गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। मंगल पांडे को संबंध 34वां बंगाल नेफिल इन्फेंट्री से था। देखते हैं 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी जो है 20 नेफिल इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई थी। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम अस्टन था, जो कि लिबरल पार्टी से था। नेक्स्ट है अंग्रेजों भारतीय सेना का निर्माण जो है 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था। उसी समय में मेजर स्टीजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया है। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना के पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिक की तुलना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीय नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सेना का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में इसका अनुपात जो था 2:5 था। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहास में मत है, तो देखेंगे जो कहाँ से कौन लड़े थे। तो यह भारत का मत देखेंगे तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिमों का संयंत्र था। ये जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेयर के द्वारा कहा गया था। बर्बरता तथा सभ्यता का बीज युद्ध था। ये T.R. होम्स के द्वारा कहा गया था। ये धर्म निधियों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये L.E.R. रीच के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों को व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 के क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा, पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का मदद किया था लड़ाकू जातियों घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में जो है उसको भर्ती किया गया। अब जो आता है नोट देखेंगे, भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार था। हुरूज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें कहा था कि क्रांतिकारियों में जो है वह एक अकेली मर्द थी। अब देखेंगे तो 1857 के क्रांति में कहाँ से कौन लड़े थे, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर लड़े थे और बख्त खां इसका सैन्य नेतृत्व किया था और निकलसन ने इस विद्रोह का जो है दमन किया था। कानपुर से नाना साहब लड़े थे और तात्या टोपे, जबकि अंग्रेजी का जो गवर्नर था वो कैंपबेल था। लखनऊ से जो था बेगम हजरत महल और हेनरी लॉरेंस जो था जो मारा गया था और कैंपबेल यहाँ का नेतृत्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, हुरोज यहाँ का नेतृत्व करता था जो कि अंग्रेज के तरफ से था। इलाहाबाद में लियाकत अली और ये कर्नल नील यहाँ का अंग्रेजी था। जगदीशपुर में देखेंगे तो वीर कुंवर सिंह थे और विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर अंग्रेजी का नेतृत्व करता था। बरेली में खान बहादुर खां थे और अंग्रेज का नेता हडसन था। वहीं फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला था और कर्नल नील जो थे यहाँ का सैन्य नेतृत्व था किसका, अंग्रेज का। फतेहपुर में देखेंगे तो अजीमुल्ला था और जनरल रेंडे जो था यहाँ का सैन्य नेतृत्व किया था अंग्रेजों का। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडे था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया।
18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। बेगम हजरत महल का जन्म जो है 1820 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया था। अब देखेंगे पहला अंग्रेजी विद्रोह संघर्ष सन्यासी के द्वारा शुरू किया गया था। अब कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणी देखेंगे तो डफरिन कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी, ये कांग्रेस जो है ना किसके बारे में कहा गया था, तो ये कहा है आपका जो कांग्रेस का एस्टैब्लिश हुआ तो उसके बारे में कुछ कमेंट किया है। तो देखेंगे ये क्या था, डफरिन जो क्या था, कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि करता है। और कर्जन ने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा रही, गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण मरने दे। ठीक है। वही अरविंदो घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वहीं बंकिम चटर्जी के द्वारा कमेंट किया गया था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और ये अश्विनी दी जो बोले थे कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय इस पे कमेंट किए थे कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। वह बिपिन चंद्र पाल ने किए थे कांग्रेस याचिका करने वाली एक संस्था है। यहाँ देख लिए थे, यहाँ देखते हैं 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया था। नैरोज, दत्त और वाचा ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने ही धन पलायन सिद्धांत का वर्णन अपने पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव लड़े थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पूछता है जो दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में कहाँ से लड़े थे, तो फिन्सबरी से लड़े थे। नेक्स्ट आता है लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा लिया। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया था कि उस दिन राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रकाशित किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो बहुत लार्ज है, तो इसको हम पार्ट 1 अभी कंप्लीट किए हैं और पार्ट 2 आएगा, उसमें पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।